हाँ बेटा, तो कल हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर को अच्छे से पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे। चलो आज देखते हैं जरा पोजीशन वेक्टर को कैसे पढ़ेंगे। जैसे जैसे 3D के अंदर अगर मैं बात करूं, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। ये 0,0,0, ठीक है, ओरिजिन हो गया। ये तो हुआ क्यों? अब जब ये ओरिजिन हो गया तो मैं बोलूंगा कि कोई एक वेक्टर है, वो इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, कोई पी वेक्टर है, या ओ ए बोल दूंगा मैं इसको। ये यहां पर है 3,2,1 पे, ठीक। तो कोई मुझसे यूं पूछे कि इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। समझ में आई बात बेटा? इसकी पोजीशन को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये ओरिजिन को मैं ओ बोल दूं, तो यहां से अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो पोजीशन वेक्टर कितना होगा बेटा? ओ ए, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एक तरीके से 3 - 0 आई कैप प्लस 2 - 0 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप। लिखने का तरीका देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेस हुआ है ये ओरिजिन से। तो ये जो ओ ए वेक्टर होगा, ये बेटा कैसे लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। क्लियरिटी आई? आपको समझ में आया कि ए पॉइंट पर अगर कोई वेक्टर है तो उसका पोजीशन कैसे लिखा जाएगा? ओ ए वेक्टर की तरह 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सपोज कोई वेक्टर है, क्वेश्चन बोलते हैं इसको। सपोज कोई वेक्टर है और वेक्टर की बात की जाए कि वो डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल्स टू 1,1,1 से 3,2,4 पर, इस पर, ठीक है। देन कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट इसका कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? यहां देखो, मैं करूंगा कि सर ये ओरिजिन से इसका जो ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर है, वो कितना है? 1,1,1। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा? वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे को लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर पोजीशन वेक्टर मेरे को ओ बी लिखना पड़ जाएगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। जमी बात आई समझ में आपको? चल, मेरे को तो ए से बी तक जाना है, ए से बी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ए बी लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। लिखने का तरीका देखो बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो बेटा ध्यान से देखो, 3 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 4 - 1 के कैप इक्वल्स टू जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। आया? डिस्प्लेसमेंट लिखना आया समझ में? क्लियरिटी आई आपको? चलो, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बेटा कुछ वेक्टर्स होते हैं लोकलाइज वेक्टर होते हैं, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो वेक्टर्स होते हैं ये कुछ ऐसे है,
तो जिस लाइन के अलोंग ये हैं मैं इनको मूव कर सकता हूं। कैसे? जैसे इस लाइन के अलोंग है तो मैं इसको ऐसे खींच के नीचे भी ला सकता हूं, इसको खींच के ऊपर भी ले जा सकता हूं। लोकलाइज वेक्टर्स होते हैं इनको, ठीक है, मूव करा सकते हैं। सपोज कोई ये एक वेक्टर है ये, तो मैं इसको खींच के ऐसे, इसको मैं खींच के पीछे यहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं आगे यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी आगे सरका सकता हूं। तो जिस लाइन के अलोंग इनको मैं सरका सकता हूं, आगे पीछे हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये बात आई समझ में तो देखो जरा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स को मैं समझाने से पहले एक छोटी सी चीज बताऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे मूव हो रहा हूं अगले पार्ट की तरफ, हमारे एडिशन की तरफ जाने जा रहा हूं, ठीक है। पर उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताता हुआ जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, थोड़ी एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, वो हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि सर एंगल कैसे लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग डालो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब ये होता है बेटा, सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने बेसिक में आपको बोला था कि मैं जैसे जैसे टॉपिक अपना आगे बढ़ता चला जाएगा मैं आपको बेसिक्स बताता चला जाऊंगा। तो देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यूं समझो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल मेरा थीटा है, क्लैरिटी है। ये कोई रिजल्टेंट आर है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये x का वैल्यू क्या होगा और ये y का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री के ऊपर है, तो मैं इसके अंदर सिंपल सा ऐसे बोल सकता हूं कि सर साइन थीटा की वैल्यू देख लेता हूं और एक बार कॉस थीटा की वैल्यू देख लेता हूं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू देख लेता हूं और एक बार कॉस थीटा की वैल्यू देख लेता हूं। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा, वो कितनी आएगी? परपेंडिकुलर, क्या होता है साइन थीटा कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छी बात। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है? x, हाइपोटेन्यूज कितना है? r। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं बात करूं cos थीटा की, तो बेस कितना है? y और हाइपोटेन्यूज कितना है? r। तो बेटा यहां से जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? r cos थीटा। ऐसे ही यहां पर जो x का वैल्यू आएगा बेटा वो कितना आएगा? r sin थीटा, ठीक है, r sin थीटा। बहुत अच्छी बात, इसको मैं लिख सकता हूं r sin थीटा। इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत काम की बात है, r cos थीटा। आई बात समझ में? क्लियरिटी आई? चलो ये तो मैंने यूं ही बताया, मुझे तो आपको ये बताना था एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अभी मैं आगे इसको काम में लूंगा, इसको सिर्फ ध्यान में रखना अपने। बहुत अच्छी बात सर। बेटा एंगल, जैसे सपोज मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लूं कि ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। अब एंगल की जब बात की जाएगी, एंगल की जब बात की जाएगी, ये मैंने क्वेश्चन बनाया जो मुझे एंगल्स के ऊपर बेस करना है, पर उससे पहले इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो 1 है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो 1 है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो √2 है। ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। उससे पहले बेसिक सीखो बेटा। सपोज कोई ये एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल है ये थीटा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? ये जो थीटा एंगल है बेटा, ये या तो दो वेक्टर्स के टेल से टेल के बीच में होगा। वर्ड्स पे ध्यान देना, इसको बोला जाता है बेटा टेल, पूंछ, और इसको बोला जाता है हेड, सर। तो बिटवीन टेल्स होगा या फिर बिटवीन हेड्स होगा। कैसे? ऐसे, थीटा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या तो टेल के साथ लेंगे या तो हेड के साथ लेंगे या फिर बिटवीन हेड्स। इस चीज को समझो, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि सर आपने मेरे को ये बोला, तो इसका मतलब तो सर ये हुआ, इसका मतलब तो सर ये हुआ कि ये कभी भी ऐसे नहीं होगा। अगर मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, अगर मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो जरा, देखो जरा,
मैंने अभी अभी बोला कि जिस लाइन के अलोंग हैं उस लाइन के अलोंग हम वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं। और कंसेप्ट मैंने ये सीखा था कि जो एंगल होता है वो टेल टू टेल या हेड से टेल के बीच में ही बनेगा। यहां तो बेटा टेल एंड हेड, इनके बीच में तो थीटा कभी भी नहीं लिया जाएगा, इनके बीच में तो थीटा कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो जब कभी भी नहीं लिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या, या तो मैं इस वाले बी वेक्टर को इस तरफ सरका दूं। देखो मैं हेड टू हेड एंगल लेना चाहता हूं, हेड टू हेड, इनको मिला के। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला इसको तो बी वेक्टर को तो ऐसे ही रहने दूंगा और ऊपर वाले को नीचे खिसका लूंगा थोड़ा, ये वाला जो है इसको मैं कुछ ऐसे कर दूंगा ए वेक्टर। तो बेटा अब ये जो एंगल आया थीटा, ये आ गया मेरा 90 डिग्री। आई बात समझ में? सर मुझे टेल से टेल जोड़ के दिखाओ, टेल टू टेल। तो टेल टू टेल के लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा कोई ए वेक्टर था, अब मैं किसको घुमा सकता हूं, टेल से जोड़ना है। तो ये जो बी वेक्टर था बेटा, ये जो बी वेक्टर था इसको मैं कुछ एक्सटेंड करूंगा यहां तक ऐसे, और ये मैंने बी वेक्टर यहां पर ले आया। अब इसकी टेल से टेल जुड़ गई, इसकी और इसकी। तो देखो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हुआ, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हुआ। सिमिलरली आगे और देखो, और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, आपको जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक नहीं छोड़ेंगे। सपोज कि सर ये हो गया, ये एंगल ए वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया। तो इनके बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर निकालो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालेंगे तो अब मुझे ये पता है कि एंगल निकालने के लिए ये एंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है। ये क्या है, टेल है, ये क्या है, हेड है। टेल हेड कभी भी मिलके एंगल नहीं बनाते हैं, या तो टेल से टेल जुड़ेगी या तो हेड से हेड जुड़ेगा। तो सर हम क्या करें, हम ये करते हैं टेल से टेल को जोड़ते हैं, पहले टी टू टी बनाते हैं। तो बेटा टी टू टी बनाएंगे तो देख जरा, टी टू टी बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस वाले को इधर खिसका देंगे। तो ये तो हो गया मेरा बी, तो है एज इट इज ही, मैंने ए को एक्सटेंड किया, ए को एक्सटेंड किया। तो अब टी टू टी हो गया, अब टी टू टी जुड़ गया। अब जब टी टू टी जुड़ गया तो ये वाला जो मेरा एंगल है, अब मैं कह सकता हूं कि ये थीटा है। तो सर ये कितना है एंगल, सपोज ये पूरा का पूरा 180 है, ये पूरा का पूरा 180 है, पूरा का पूरा 180 है। तो मैं इसको निकाल सकता हूं 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू सपोज ये x है तो x को क्या लिखूंगा 180, सॉरी ये x है ना। तो थीटा अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, थीटा मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा 180 माइनस एक्स। सर मुझे टेल से टेल नहीं, मुझे हेड से हेड चाहिए, मुझे टेल से टेल नहीं, मुझे हेड से हेड चाहिए। तो बेटा हेड से हेड के लिए मैं क्या बोलूंगा कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको नीचे खींच के ले आते हैं ऐसे। ये तो ए था और ये बी था। तो अब जो मेरा एंगल होगा इनके बीच में, थीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। थीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। आई बात समझ में? चलो जब ये सारी बात समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था बेटा ये। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कैलकुलेट एंगल बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, कॉमा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं वापिस। तो अब देखो जरा, क्वेश्चन के ऊपर जब वापिस आ गए हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या सर, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिख चुके हो तो मैं इसको अब देता हूं मिटा और सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो जरा सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं।
सर सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि इनके बीच में ये 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2 और ये √2 का 2, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, बहुत अच्छी बात है। जब मैं ये चीज कर चुका हूं तो अब देखो जरा यहाँ पे मुझे ये सब समझ में आ गया। चलो मैं ए एंड बी के बीच में निकालता हूं, सबसे पहला पार्ट ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालता हूं। तो बेटा ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है, तो इसका हेड और इसकी टेल ऐड हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा कि इस वाले को थोड़ा आगे खिसका देता हूं, ठीक है। तो अब ये टेल है, टेल से टेल जुड़ गई तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो ये एंगल मेरे को कितना मिला, 90 डिग्री। तो बेटा ए एंड बी के बीच में जो थीटा आया वो कितना आया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। बहुत अच्छी बात। सेकंड वाला पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है बी और सी के बीच में। मुझे किसके बीच में निकालना है, बी एंड सी के बीच में। बहुत अच्छी बात। देखो जरा फिर ये कैसे है, थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं इसको, आपको ने नोट कर लेना इसको पॉज करके। ये वाला मिटा दूं, ये तो आप कर ही चुके हो, आप उस साइड का और इस साइड का। हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है, तो मुझे जो करना है मैं ऐसे करता हूं। देखो कैसे, अभी मेरे एंगल्स कैसे हैं, मेरा बी तो है ऐसे और सी है ऐसे, तो ये एंगल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन करूं। मैं कैसे करूं डिजाइन, कि सर मैं बी को ऊपर लेके जाता हूं। ये कितना है, मुझे ये पता चला ये 90 है, तो बेटा ये कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा 45। लेकिन ये मेरे एंगल नहीं है, ये मेरे एंगल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो बी है इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऊपर तक लेके जाता हूं, क्योंकि ये तो 45 ठीक है, पाइथागोरस 90 हो गया तो 45 45 हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। ठीक है भाई, जब ये चीज मेरे को समझ में आई तो ये तो 45 है, मैं इस बी को ऊपर खिसका के लेके गया, ये सी है, तो मेरा अब ये टेल और टेल दोनों की ऐड हो गई। तो अब ये जो मेरा एंगल है ये थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच में। थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरा का पूरा होता है 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 45, यानी सर 135 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये जो आया ये कितना आया 135। ये किस किस के बीच में एंगल बेटा, बी एंड सी के बीच में है। अब लास्ट पार्ट जो रह गया मेरा कि सर सी और ए के बीच में, सर सी और ए के बीच में मेरे को एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड ए रह गया अब, है ना। देखो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन सी एंड ए, इसके बीच में निकालना है। तो सी और ए के बीच में अगर निकालना तो देख बेटा सी कैसे जा रहा है, सी जा रहा है ऐसे, और ए कैसे जा रहा है, ए जा रहा है ऐसे। अब इसका हेड है और इसकी टेल है। अब या तो मैं सी को खिसका दूं या फिर हेड को। अब पिछले वाले में मैंने टेल से टेल जोड़ी थी, मैं अब की बार हेड से हेड जोड़ के बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। तो देखो मैं अब की बार ए को पीछे ले लेता हूं ऐसे, और ये मैंने हेड से हेड एडिट कर दिया। तो ये मेरा कितना दे रखा था 45। तो बेटा मुझको ये एंगल चाहिए थीटा, क्योंकि हेड से हेड जुड़ गया। थीटा कैसे निकालेंगे, ओवरऑल कितना है 180, तो थीटा फिर से कितना आएगा 180 माइनस 45, यानी सर ये तो फिर से 135 आ गया। हाँ फिर से आ गया 135 डिग्री। अब ये वापस से ये वाला एंगल आया किसके बीच में, सी एंड ए के बीच में, यानी ऑप्शन मेरा हो गया 90 135 135 आया। अब आपको मेरे को ऐसा लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक करते हैं। देखो
बेटा मान लो दो वेक्टर हैं, ऐसे मतलब यूं सिखा रहा हूं, आगे भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर भी आएगी ये चीज, लेकिन फिर भी सिखा देता हूं। मान लो कोई भी एक, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये जा रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो भाई मैं क्या बोलूंगा कि सर इसको ऐसे खींच दो, ये ए वेक्टर के इक्वल ही है इसकी लेंथ ए वेक्टर। तो मैं यूं बोलूंगा इसका एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगा, इसका एक्स डायरेक्शन के अंदर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो मैं वो वापस से ट्रायंगल वो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो आर एक्स बेटा कैसे लिखूंगा, आर कॉस थीटा। ये कैसे लिखूंगा, आर साइन थीटा। ये क्या है, आर वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट का कंपोनेंट। सर ये आपने कैसे लिख दिए, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, देख ये 90 डिग्री है, मैं फिर से लिखूंगा साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर वाई। बेटा कॉस थीटा कैसे लिखूंगा, अभी अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, आर एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर आर। तो बेटा आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर कॉस थीटा। आर वाई की वैल्यू क्या आएगी, मैंने कुछ गलत किया ना, हाँ आर वाई ऊपर आएगा और यहां आएगा आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो आर वाई की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। फिर भी बच्चों को, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो सिर्फ अपने दिमाग में एक ही ध्यान रखें, एक ही बात ध्यान रखें कि अगर मेरे को रिजल्टेंट कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं और ये मेरा रिजल्टेंट है और ये मेरा एंगल थीटा है, तो बेटा रिजल्टेंट जिस साइड के साथ एंगल बनाता है उसके साथ लिख दो कॉस थीटा। तो ये हो गया आर, आर ऐड कर दो, और उसके दूसरी वाली साइड रह गई उसको लिख दो साइन थीटा, तो ये हो गया आर साइन थीटा। सपोज ये चीज ऐसे हो जाती आर और ये थीटा, तो सर आपने हमें जो बात बताई है हमें तो वही याद रखनी है, जिस साइड के साथ एंगल बना रहा है उसके साथ चिपका दो कॉस थीटा, तो ये आ गया आर कॉस थीटा, और जो रह गई उसके साथ लिख दो आर साइन थीटा। सिंपल सी बात, ये हो गए कॉम्पोनेंट ब्रेक करना। आया समझ में, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चल देखो जरा, एक क्वेश्चन बनाता हूं, ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर की तरफ ही, फिर ट्रायंगल लॉ की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। सर सपोज कोई ये ए वेक्टर है एंड माइनस ऑफ के बी वेक्टर ले लें, ए वेक्टर ही ले लें, बी ले लो, बी में भी कोई फर्क नहीं है, ए ले लो, ए वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर, पहला ऑप्शन मेरा है लाइक वेक्टर है, सेकंड है अनलाइक वेक्टर है, थर्ड अगर मैं बोलूं पैरेलल वेक्टर है, फोर्थ मेरा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो भाई या कांट बी से या कांट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दिस की जगह पे ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले नन ऑफ दिस की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं, एक ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन, ज्यादा मोस्ट अप्रोच, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइंड, पता नहीं कर सकते, ठीक है। एक समान असमान समांतर कुछ ज्ञात नहीं कर सकते, तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा कांट बी डिटरमाइन। कैसे, क्योंकि सारी चीजें इस के ऊपर डिपेंड करती हैं, सारी चीजें के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर के की वैल्यू मान लो अगर के इक्वल्स टू 1 है, तो देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर, यानी कि ये क्या हो गए, अनलाइक वेक्टर हो गए। सर अगर के की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए वेक्टर, तो मैं बोल दूंगा लाइक वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो फिर से यही वाला केस आ गया, तो अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर a प्लस बी वेक्टर है, a प्लस बी, क्या बोलूं, इसको मिटा देता हूं पूरे को, मैं फिर से लिखता हूं, इफ
ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, देन जब ये इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन बनाऊं इसको अच्छा सा, लाइक वेक्टर देन ए एंड बी, चलो इसको बाद में करते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि रिजल्टेंट बनाएंगे ना उससे क्लियरिटी लाएंगे इस क्वेश्चन की। अभी जब तक ट्रायंगल लो, क्योंकि एडिशन अभी आपको कराया नहीं है, तो मैं अभी आपको यूनिट वेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसको हम बाद में लेंगे ट्रायंगल लो पढ़ाने के बाद में, क्योंकि अभी एडिशन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही कि सपोज इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, जैसे 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, इफ ए वेक्टर ये is a unit vector, then value of c क्या होगी? सिंपल सी बात, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, सिंपल सी बात बेटा, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। यूनिट वेक्टर की बात करेगा तो मैं कह सकता हूं कि जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ठीक है। मेरे को एक ही बात समझ में आती है, तो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर ये इसका मैग्नीट्यूड मैं 1 करूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लूंगा तो मैं क्या लूंगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बेटा स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ से c स्क्वायर निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी, ये निकाल लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियरिटी आई, बात आई समझ में? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बजाय हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी के क्वेश्चन, है ना। तो ये कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग तरीके के, किसके ऊपर, यूनिट वेक्टर के ऊपर, तो मैंने वही बताया। तो हेडिंग डालो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर बाद में और करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चंस, लाइक अनलाइक, इनके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन। तो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मेरे को देखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मेरे को देखना है तो देखो जरा मैं बताता हूं, उसको समझाता हूं आपको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स सेम डायरेक्शन में है, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ट्रायंगल की दो साइड्स हो गई, तो जो इनकी क्लोजिंग साइड होगी ये वाली, क्लोजिंग साइड ये वाली, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वो इनका रिजल्टेंट होगी, फिर से सुनो वर्ड्स को, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और वो भी कैसी, सेम डायरेक्शन में, ये देखो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग वेक्टर होगा, क्लोजिंग साइड होगी जो कि डायरेक्शन इनके ऑपोजिट होगी। देखो ये दोनों ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे जा रहा है, जबकि होना कैसे चाहिए था, ये ऐसे ऐसे और ऐसे आते, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये जो आर वेक्टर है ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के साथ एंगल है अल्फा, ठीक है। लैंग्वेज लिखवाऊं, इफ टू नॉन जीरो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन सेम डायरेक्शन देन their resultant will be in opposite side, then their resultant is the third side and the direction is opposite of remaining two sides, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी
डेफिनेशन हो गई। और ये मैं इसको समझा सकता हूं कि दो वेक्टर्स अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा। सिंपल सी बात। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि सर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो हो गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर। अब सर चलो निकालते हैं रिजल्टेंट, निकालते हैं कैसे क्या होगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो ट्रायंगल लो जो बोलता है, सबसे पहले तो मैं सीधा सीधा अच्छे से ये बना देता हूं वापस से। ये कोई मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। ये इनकी रिजल्टेंट आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एंगल अल्फा। बेटा अल्फा ध्यान देना, अल्फा क्या है? रिजल्टेंट ने किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस ए वेक्टर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, इसको ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं 90 डिग्री। इसको मैं बोल देता हूं, इनके नामकरण कर दिए जाएं, ओ ए बी बोल देते हैं एन, ठीक है, एन बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। अब देखो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं बेटा इसकी, कि मुझे करना क्या है, मुझे आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड, ठीक। आर की डायरेक्शन क्या होगी वो चेक करनी है, डायरेक्शन। ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, करें। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं ए एन बी, ट्रायंगल ए एन बी, मुझे ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल ए एन बी के अंदर मैं साइन थीटा की वैल्यू बोलूंगा, साइन थीटा। ये एंगल कौन सा बेटा, ये वाला, ये एंगल कौन सा है, थीटा। इस वाले वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे सरका के ले गया तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया थीटा। तो अगर थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, साइन थीटा मेरा आएगा बी एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी एन की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा ए एन अपॉन क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बेटा ए एन की वैल्यू आएगी बी कॉस थीटा, ठीक है। दोनों वैल्यू जब मैं यहां पर रख दूंगा तो मैं इसको क्या बोलूं, बी कॉस थीटा, इसको क्या बोलूं, बी साइन थीटा। बहुत अच्छी बात। ऐसे ही अब मुझको ट्रायंगल लेना है, मुझे ट्रायंगल लेना है। देखो मैं इन चीजों को थोड़ा सा इधर ले आता हूं, है ना। ध्यान देना, मुझे लेना है ट्रायंगल ओ एन बी। तो इसके अंदर बेटा देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पूरा, तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर मैं बोल सकता हूं ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, आर का मैग्नीट्यूड। तो ओ बी क्या है, ओ बी की वैल्यू है आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन की वैल्यू क्या है बेटा, ओ एन है सर ओ ए प्लस ए एन पूरे का स्क्वायर प्लस बी एन की वैल्यू कितनी बेटा, बी साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहां से मेरे को क्या पता चला, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू कितनी बेटा, ए प्लस ए एन की वैल्यू कितनी बेटा, बी कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस अब ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को इकट्ठा करूंगा तो मेरे को आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां से क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, और इधर क्या चल रहा था बेटा आर स्क्वायर। तो सिंपली मुझे यहां से समझ में आ रहा है, मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सर ये जो आर का मैग्नीट्यूड आया है ये आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई ये तो मिला मुझे फाइनल रिजल्ट, ये मिला मुझे फाइनल रिजल्ट। आया समझ में आया। अब मुझे देखनी है सेकंड टास्क मेरा क्या है, डायरेक्शन निकालनी। डायरेक्शन के लिए बेटा वापस से चलते हैं, डायरेक्शन के लिए वापस से चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। ये है अपना डायग्राम, देखो अगर मुझे आर की डायरेक्शन निकालनी है तो आर की डायरेक्शन अल्फा बताएगा हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है कितना नहीं है। तो यहां से ही अगर मैं देखूंगा मैं यूं बोलूंगा कि tan अल्फा की जो वैल्यू है tan अल्फा वो क्या होगा परपेंडिकुलर किस वाले ट्रायंगल में, फिर से ट्रायंगल कौन सा लूंगा ONB। तो tan अल्फा बेटा कितना आएगा BN अपॉन ON, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे बेटा मैं क्या लिखूंगा tan अल्फा इक्वल्स टू BN की वैल्यू बोलो B साइन थीटा अपॉन ON कैसे लिखेंगे AN OA प्लस, कैसे लिखेंगे OA प्लस AN। तो बेटा tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, सिंपल। तो अल्फा कितना आया, अल्फा आया बेटा B साइन थीटा अपॉन A प्लस, सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ पे, अल्फा जो मेरा आया tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये जो आई है ये मेरी रिजल्टेंट की आर की डायरेक्शन आई है। आया समझ में आया आपको, अच्छे से ये बात समझ में आई। अब देखो कुछ स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस इस वाले रिजल्ट पे लेते हैं, इस वाले रिजल्ट पे लेते हैं। देखो स्पेशल केस की बात करते हैं कि सर अगर स्पेशल केसेस की बात करते हैं इस वाले रिजल्ट पे, सर इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा मेरा कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तब आर का वैल्यू क्या होगा। तो आर क्या होगा बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा आर हो गया। ये पहला केस था। सर सेकंड केस इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। इस केस में बेटा cos 90 कितना हो जाता है 0, तो सिंपली r का वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। ये r का वैल्यू जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस इफ थीटा बिकम्स 180 डिग्री, इस कंडीशन में आप रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे। तो बेटा इस कंडीशन के अंदर मैं रिजल्टेंट को देखो कैसे लिखूंगा, इस कंडीशन में मैं रिजल्टेंट को कैसे लिखूंगा, मैं रिजल्टेंट को ऐसे लिखूंगा देखो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, इसको लिख सकता हूं r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 180 होता है बेटा -1 माइनस का 2ab, ऐसे लिखा जाएगा। बेटा एक छोटी सी बात देख जरा, इस वाले केस में और इस वाले केस में, इस वाले में, इस वाले में देखो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी। बोलो आया कि नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को देखूंगा तो ये मेरा जो रिजल्टेंट आएगा ये कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, r इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर से एक आ गया ना ये। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे। आई बात आपको समझ में। जब ये सारी चीजें हो गई, क्लैरिटी हो गई, अच्छे से मेरे को समझ में आ गया, तो देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा बेटा, कंपोनेंट ब्रेक करना सीखा, एंगल बिटवीन वेक्टर सीखा। मैंने एक दो सवाल आपको यूनिट वेक्टर के ऊपर कराए। मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में आपको समझ में आया। मैंने आपको रिजल्टेंट निकलवा दिया, उसके स्पेशल केसेस बता दिए, मैंने आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता दी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर उसके ऊपर भी करेंगे, और बाकी फिर देखते हैं इसके ऊपर और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे ना। तब तक के लिए थैंक यू।